वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th मंजरी बुक का पार्ट 4 बहता पानी निर्मला। ये पाठ एक यात्रा निबंध है और इसके लेखक हैं हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यानंद, जिन्हें हम अज्ञे के नाम से भी जानते हैं। लेखक ने इस पाठ में पूर्व सुनिश्चित यात्रा यानी जो पहले से ही तय किया गया हो कि हमें कहाँ घूमना है, किस तरह से घूमना है, एक वो यात्रा होती है, और अनियोजित यात्रा यानी जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो और ऐसी यात्रा करना पड़े, तो उन दोनों चीज़ों के बीच में अंतर बताया है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। मुझे बचपन से ही नक्शे देखने का शौक़ है। आप समझेंगे कुछ भूगोल विज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होगी। नहीं, वो बात नहीं है। यानी लेखक जो हैं उन्हें कोई भूगोल में या विज्ञान में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको बस घूमने का शौक़ है। असल बात यह है कि नक्शों के सहारे दूर दुनिया की सैर का मज़ा लिया जा सकता है। यूँ तो वास्तविक जीवन में भी काफ़ी घूमा भटका हूँ। तो लेखक बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं कहीं कभी घूमने नहीं गया, नक्शों में ही रहा, बल्कि वो काफ़ी जगह गए हैं, लेकिन कभी उनको उन चीज़ों से तृप्ति नहीं मिली, उनका मन नहीं भरा। हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चलें, कोई नई जगह देखें। यानी हर जगह का उनको भ्रमण करने का बहुत शौक़ था। नई नई जगह जाना, नई चीज़ों को देखना, ये उन्हें काफ़ी पसंद था। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो ये कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है, कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा। फिर उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए, होटल डाक बंगले को सूचना देकर रिजर्व करवाइए, या फिर भावी अतिथियों को खबर दीजिए और बस चल पड़िए। बल्कि तरीका तो यही एक है, क्योंकि यह व्यवस्थित तरीका है। इसमें सब कुछ सोचा समझा होता है कि किस तरह से हमें कहाँ कहाँ घूमना है, क्या खर्च करना है। तो ये एक व्यवस्थित तरीका है। इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी यात्रा ही करते हैं और बड़े उत्साह से भरे वापस आते हैं। कहते हैं कि बड़े मज़े से घूम कर आए, उत्साह से यानी खुशी से भरे हुए। दूसरा तरीका ये है कि आप इरादा तो कहीं जाने का करिए, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, यानी सबको बता दीजिए कि आप बड़े दिनों की छुट्टियों में मुंबई जा रहे हैं। लोगों को ईर्ष्या से कहने दीजिए कि मुंबई का सीज़न देखने जा रहे हो, मगर चुपके से पैक कर लीजिए और ज़बरदस्त गर्म कपड़े रख लीजिए और जा निकलिए बर्फ़ से ढके श्रीनगर में। यानी आप लोगों को तो बताइए कि आप मुंबई जा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ पहुँच जाइए? श्रीनगर, कश्मीर। अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि एक कील होती है, जो लोहे की कील होती है, जिसे इंग्लिश में नेल बोलते हैं, उसकी वजह से राज्य खो जाता है। वह यूं कि कील की वजह से नाल, यानी जो घोड़े के पैरों में नाल लगाई जाती है, वो निकल जाती है। नाल की वजह से घोड़ा, और घोड़े के कारण लड़ाई, और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो नहीं था, मगर एक दांत मांजने यानी दांत साफ करने वाला टूथब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी कहते हैं कसे जाने वाले पेंच के सिरे पर लगा हुआ छल्ला, जिसके कारण हम कैसी मुसीबत में पड़े ये हम ही जानते हैं। सोनरी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे और रास्ता खराब था। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। यानी जो लेखक हैं वो एक दिन सुबह सुबह घूमने निकले तो उन्होंने देखा कि नदी का स्तर बढ़ रहा है और सड़क के बराबर आ गया है। लेखक शिवसागर से 3-4 मील दूर पर थे, तो उन्होंने सोचा कि एक नया दांत ब्रश यानी टूथब्रश ले लूं, क्योंकि जो पुराना है वो घिस चला था, और मोटर की भी एक डिबरी ठीक करवा लूं और फिर लौटूं। डिबरी होती है, मैंने अभी आपको बताया, कि जो कसे जाने वाले पेच के सिरे होते हैं उस पर लगा हुआ छल्ला, तो वो चूड़ी के सहारे कसा होता है, और उसकी चूड़ी घिस गई थी। इसके कारण तेल चूता था, यानी टपकता था। और ये कोई ख़ास बहुत ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन लेखक ने सोचा कि चलो रास्ते में है तो ये दोनों काम निपटा लिए जाएं। इस काम में लगभग उन्हें 2 घंटे लग गए और खाना खाने में 1 घंटा और। तो लगभग 3 घंटे के बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा सड़क पर पानी फैल गया है।
पानी बड़े ज़ोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी और दूसरी तरफ नीची सतह, जहाँ धान के खेत, जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह से टूट गई थी। मैं फिर बढ़ता गया, क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। एक तरह से बाढ़ आ गई थी। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया और उसके धक्के से मोटर भी सड़क से आगे नहीं जा पा रही थी और वो किनारे की तरफ जा रही थी, क्योंकि इतना पानी भर गया था, इतनी बाढ़ आ गई थी कि मोटरसाइकिल भी ठीक से चल नहीं रही थी। आगे कहीं कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक नीची हो गई थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे, उन पर कईयों बहुत सारे सांप लटक रहे थे, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ से बचने के लिए सबसे पहले सांप जो हैं वो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। मैंने लौटने का निश्चय किया, यानी लेखक ने तय किया कि अब वापस लौटा जाए, पर सड़क तो दिख ही नहीं रही थी। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा और इधर उधर सड़क भी है कि नहीं है, क्या भरोसा, क्योंकि पानी भरा है तो पता ही नहीं चलता। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने से कैसे पूरा का पूरा समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो गया। इसलिए मोटर जो है वो बिना घुमाए उल्टे गियर में ही 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुँचा। शिवसागर में सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, यानी वहाँ से एक दूसरी जगह भी थी, दूसरा रास्ता था जो चाय बागानों से होकर जाता था। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा इसी रास्ते से चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था जहाँ वो रुके थे। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। शिवसागर में एक तो मोटर की डिवरी कसवानी थी, दूसरा टूथब्रश और तेल साबुन लेना था। बस इतना ही सा काम था, वह भी लौटने की जल्दी में, यानी जो पानी भर गया उसके कारण नहीं ले पाया। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए, यानी लेखक जो थे वो इस सड़क से नदी के किनारे पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी भी लाद दी और खुद भी चढ़ गए और पार भी चले गए। यहाँ भी नदी में बाढ़ आई हुई थी और ये जो चीज़ थी वो बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे, यानी कि नदी में किसी गांव से बहते हुए टूटे छप्पर आए थे और ये बात साबित हो रही थी कि किसी गांव को लीलती हुई आई है ये बाढ़, यानी इस बाढ़ में कोई गांव जो है वो डूब गया है। एक भैंस भी बहती हुई आई और पेड़ पौधों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। पर उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, यानी जो नदी का किनारा होता है वो थोड़ा ऊंचान पे था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते लगे थे वो ठीक से नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर, और लेखक जो हैं वो ज़ोर से ब्रेक दबाए बैठे थे, पर वो ऐसे अधिक देर नहीं बैठ सकते थे। खैर, आधे घंटे उस स्वर्ण सेनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करे, यानी वहाँ कई तरह के लोग थे और उन्हें वो ये समझाता रहा कि क्या किया जाए कि मोटर ऊपर चढ़ाई जा सके। थोड़े आगे ही ऊंची जगह गांव था, पर मोटर रोककर चाय की तलाश की। यही सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से ये मालूम हुआ कि वे कंधे तक पानी में से निकल कर आए हैं और साइकिलों को कंधे पर उठाकर लाए हैं, और मोटर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। यानी ये चीज़ उनको मालूम पड़ी कि जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ मोटरसाइकिल तो दूर, साइकिलें भी नहीं चल पा रही हैं, तो मोटरसाइकिल कैसे चलेगी, वहाँ इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था। इस तरह इधर भी निराशा थी। पानी अभी बढ़ रहा था। यह गांव ऊंची जगह पर था, पर यहाँ कैद हो जाना मैं नहीं चाहता था, इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सबने मना भी किया, पर मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना। मेरे सर पर तो भूत सवार था, और हठधर्मी को अपना अनूठा रस होता है। हठधर्मी यानी जो ज़िद्दी तरीके का नेचर होता है उसे हठधर्मी कहते हैं, और लेखक बहुत ज़िद्दी थे। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि उनको तो अपनी ही बात मनवानी थी। रात शिवसागर पहुँचे। एक सज्जन ने ठहरने के लिए जगह दी, भोजन बिस्तर का प्रबंध भी किया, यानी खाने पीने की भी व्यवस्था हो गई और सोने की भी। पर मन ही मन अपने को कोसा
कि एक नया टूथब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते, ना ये मुसीबत जो है वो गले पड़ी होती, क्योंकि इसकी ऐसी तत्काल ज़रूरत भी नहीं थी। ना मोटर की डिबरी का मामला इतना ज़रूरी था। लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो कोई उपाय ही नहीं है। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौटकर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे, किताबें तो गल गई थीं। बचा था केवल स्नान घर, उसमें भी ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रश। नक्शे में अब भी देखता हूँ, यानी अब भी उनको शौक है मैप देखने का। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। यानी जो वास्तविक वो घूमा फिरा करते हैं, उससे ज़्यादा वो अपने कल्पना में घूम लेते हैं। लोग कहते हैं मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किसी की ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हैं तो ठीक, शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी यही सलाह है आपको, जनाब, अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए और ज़रा चलते फिरते नज़र आइए। यह आपका अपमान नहीं, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहता है कि जो रमता नहीं वो राम नहीं, टिकना तो मौत है। यानी लेखक के अनुसार घूमना फिरना और अपने में रमे रहना ही जीवन है। किसी की निंदा करना, किसी से ईर्ष्या करना, एक ही जगह रुकना और वहाँ रुककर कठिनाइयों झेलने से अच्छा है कि घूमते फिरते रहना चाहिए, बल्कि एक जगह टिकना उनके अनुसार एक तरह की मौत है। तो ये तो हो गया पाठ। अब हम इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सच्चिदानंद के बारे में दिया हुआ है। सच्चिदानंद का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को कुशीनगर जनपद में हुआ था। आपको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में ख्याति यानी नाम प्राप्त है। बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, शेखर, एक जीवनी, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ था। शब्द अर्थ। पहला है तृप्ति। तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि, संतोष, इच्छित वस्तु की प्राप्ति से जो मन भर जाता है उसे हम कहते हैं तृप्ति। अमुक, अमुक यानी कोई खास। डिबरी होती है कसे जाने वाले पेच के सिरे पर लगा हुआ छल्ला। कगारा होता है नदी का करार। टीला कहते हैं ऊंचे किनारे को। हठधर्मी यानी जिद्दी या दृढ़ संकल्पित। तत्कालिक यानी उसी समय। तो ये तो हो गया पाठ। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके प्रश्न अभ्यास हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।